हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे एमपीजीके की क्लासेस में मैंने आपको मध्य भारत का पठार बता दिया था। अर्थात मैं मोटे मोटे तौर पर अगर कहूँ तो मध्य प्रदेश का मैंने भौगोलिक विभाजन किया और भौगोलिक विभाजन में मध्य उच्च प्रदेश पहला भाग था, दूसरा भाग था बघेलखंड और तीसरा भाग था नर्मदा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ओके, फर्स्ट जो भाग है मध्य उच्च प्रदेश, उसके अंतर्गत भी 5 भाग थे। उन 5 भागों में पहला भाग मध्य भारत का पठार कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं मध्य उच्च प्रदेश का अगला भाग जो है बुंदेलखंड का पठार वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आज से मैं वीडियो के कंप्लीट होते ही टॉपिक के कंप्लीट होते ही जैसे बुंदेलखंड का पठार आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रेगुलर आज से एमपी के 10 फैक्ट्स बताऊंगी। उन फैक्ट को आपको केवल रटना है, उसमें समझने जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है, उसको केवल रटना है। और देखिए, एमपी पीएससी हो या फिर व्यापक द्वारा कोई एग्जाम लिया जा रहा हो, उसमें एमपी जो है ना वो इतनी एक फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, उसमें ज्यादातर चीजें फैक्चुअल पूछी जाती है और टफ पूछी जाती है। फैक्ट में भी ऐसा नहीं है कि फैक्ट इजी होते हैं, फैक्ट बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो मैं आज से आपको रोज 10 फैक्ट आपको बताऊंगी। आप उसे नोट चाहे तो अगर आप अलग से नोट्स में नोट करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, और अगर आप इसी नोट्स में करना चाहें तो आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते, सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको बुंदेलखंड के पठार के बारे में। और ये बताने से पहले आप अपने सामने मैप जरूर रख लेंगे और ये आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड का पठार जो एरिया है वो कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का बुंदेलखंड का पठार कितना प्रतिशत है? ठीक है, आपको प्रतिशत बताना है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्थिति की। स्थिति जैसा कि मैंने बताया मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुंदेलखंड के पठार की यदि हम स्थिति की बात करें तो ये है 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी दिशांतर के मध्य। आगे चलते हैं। यह एक असमान ऊंचाइयों वाला क्षेत्र है। इसकी जो वो सरफेस है प्लेन नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन असमान ऊंचाई है। आपकी जो भूमि है वो समतल नहीं है, असमान ऊंचाइयों वाला क्षेत्र है ये। और इसके उत्तर में अगर हम देखें तो इसके उत्तर में पूरा यूपी आप रीजन देखोगे तो पूरा वो यमुना का क्षेत्र है। तो यमुना का मैदान है बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में। दक्षिण में आप देखोगे तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत आप पर्वत वाले में अच्छे से पढ़ोगे, पर्वत वाले लेसन में आप अच्छे से पढ़ोगे। पूर्व में देखोगे आप बघेलखंड नजर आएगा, बघेलखंड। और पश्चिम में देखोगे आप इसके तो आपको मालवा नजर आएगा। ठीक है, स्थिति पता हो गई। बुंदेलखंड का पठार जो है इसका ढाल उत्तर की ओर है, इस कारण यहाँ की जितनी नदियां हैं सारी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और मुख्य नदी में जाकर के मिल जाती हैं। जलवायु की अगर बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है, लगभग 10 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, स्पेशली मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा इतनी यहाँ पे खास नहीं होती, वर्षा कम मात्रा में होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। चट्टान अगर देखें तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टान पाई जाती है। अगर हम बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध बाबा। ठीक है, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, 1172 मीटर या 1172 मीटर। ठीक है, अगर नदियों की बात करें तो नदियां हैं यहाँ पर, मुख्य नदी सिंध बहती है। जो देखिए, मैं उद्गम की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उस रीजन में जो नदियां बहती हैं या एक दो नदियां यहाँ से निकलती भी है, इनका उद्गम क्षेत्र भी है, लेकिन मैं स्पेशली उद्गम की बात नहीं करूंगी, मैं उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, कौन कौन सी नदियां बहती हैं? सिंध, केन,
धसान, बेतवा और बहुत सी छोटी छोटी नदियां यहाँ पर बहती है। मुख्य नदियां ये हैं। जिले की बात करें क्या कि बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो है टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और सागर। ओके, ये हो गया आपका। इसको आपको लिख के, और देखिए इसमें रटना जैसा इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, रटना आपको फैक्ट पड़ता है, इसमें आपको केवल समझने का है। अगर आप समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आती हूँ फैक्ट्स में, ठीक है। तो नोट्स निकालिए, पेन लीजिए और फैक्ट नोट करिए। फर्स्ट लिखेंगे आप, फर्स्ट है राज्य के एकमात्र समाज कार्य महाविद्यालय का स्थल। राज्य के एकमात्र समाज कार्य महाविद्यालय का स्थल, डैश करके लिखेंगे महू। कहां पर है स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म स्थली महू में। यहां पर समाज कार्य महाविद्यालय भी है, उसी को बोला महाविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर कुछ अनुसंधान भी किए जाते हैं। ये उसी स्थल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो डैश करके आप लिख लेंगे महू। ये महू कहाँ पर है, किस जिले में, इंदौर, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है महू। अगला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे जरदोजी के लिए प्रसिद्ध। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूं, जरदोजी के लिए प्रसिद्ध। जरदोजी एक प्रकार का वर्क है, जैसे साड़ियों या फिर किसी अन्य कपड़ों में किया जाता होगा, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की कढ़ाई या वर्क है, ठीक है। ये जरदोजी जो कार्य है ये किस जिले में किया जाता है, डैश करके लिखेंगे। जरदोजी के लिए प्रसिद्ध लिखा आपने, आप डैश करके लिखेंगे भोपाल। ये किया जाता है भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध। चंदेरी साड़ी आप सब जानते होंगे, ये विश्व भर में विख्यात है, विश्व भर में इसका निर्यात होता है, बहुत अच्छी साड़ी हमारी जाती है चंदेरी की। तो लिखेंगे चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध और डैश करके लिख देंगे अशोकनगर। अशोकनगर में ही चंदेरी की साड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर चंदेरी स्थान भी है, दुर्ग है चंदेरी और स्थान भी है चंदेरी, वहीं पर ये साड़ियां बनाई जाती है। तो चंदेरी की साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, अशोकनगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय। रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय, ठीक है। और डैश करके लिखेंगे भोपाल, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन आप ढूंढ के बताएंगे कि रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का जो मुख्यालय है वो देश में कहां पर है। भोपाल तो क्षेत्रीय मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां पर है आप मुझे ढूंढ करके बताएंगे, ठीक है। आप चाहे जहां से ढूंढिए, गूगल भी कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, बैंक नोट प्रेस। ये आपका राज्य का प्रश्न नहीं था, बैंक नोट प्रेस आपका राज्य का प्रश्न नहीं कहलाएगा, ये आपका राष्ट्रीय प्रश्न कहलाएगा, ठीक है। बैंक नोट प्रेस, जहां पर नोटों की छपाई होती है, बैंक नोट प्रेस, ये कहां पर है, देवास जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा अगर हर साल एग्जाम में नहीं पूछेगा तो हर दूसरे या तीसरे साल जरूर पूछता है, ठीक है। नोट कर लेंगे, देवास में। अगला पॉइंट डालेंगे, न्यूज प्रिंट मिल। न्यूज प्रिंट मिल, देखिए इन सब के बारे में कंफ्यूजन थोड़ा होगा कि ये बैंक नोट प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल, न्यूज प्रिंट मिल, मैं वो आपको जब उसका अलग से लेसन आएगा उसमें बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको केवल फैक्ट बता रही हूँ, तो एक बार आप उसको रट लीजिए, जब मैं वहां पर बताऊंगी तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ है, ठीक है। मैं बता दूंगी यहाँ क्या होता है। तो क्या डाला आपने पॉइंट, न्यूज प्रिंट मिल, ये कहाँ पर है, ये है नेपाल नगर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है नेपाल नगर में
और नेपानगर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में, नेपानगर है बुरहानपुर में, नेपानगर है बुरहानपुर में, ठीक है। न्यूज प्रिंट मिल, न्यूज प्रिंट मिल, ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। इसमें डैश करके लिखिए होशंगाबाद, ये है होशंगाबाद में। ये बताऊंगी मैं आपको बाद में कि यहाँ पर क्या होता है, क्या किया जाता है। अगला पॉइंट डालिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की औद्योगिक इकाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की औद्योगिक इकाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं भेल। भेल की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां पर है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल औद्योगिक इकाई, ये है भोपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए जितने मैं फैक्ट बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। आप कभी भी एग्जाम, आप अभी भी ये करने के बाद आप पेपर उठाना, ठीक है, आप पीछे से कई पेपर उठाना, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्कोर करने के लिए देखिए जैसे एमपी के मैं मान के चलती हूँ, अगर एमपी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 12 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होंगे, यही चीजें, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। उनमें से 12 में 20 में से 12 तो ऐसे होंगे, जो 8 बचे हैं क्वेश्चन वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा स्पेशल ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये सब तो जनरल क्वेश्चन होते हैं। अगला करेंगे, अगला पॉइंट डालेंगे, रेप्टाइल पार्क वाला, रेप्टाइल पार्क वाला राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, रेप्टाइल पार्क वाला राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, डैश करके लिखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये हो गए आपके 9, आज 9 ही कर लीजिए, ठीक है। कल के वीडियो में, सॉरी जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको 10 करवा दूंगी, और अगले वीडियो में आपसे इनमें से सवाल भी पूछे जाएंगे। प्लीज सब लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए प्लीज, ठीक है। किसी एक या दो के आंसर देने से कुछ नहीं होगा, आप सब आंसर देंगे तभी अच्छा लगेगा, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मालवा पठार के बारे में, और यही 10 फैक्ट आपको फिर से कराऊंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।